दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी। हंगामे के बीच राज्यसभा से भी पारित। जी हां, आपको बता दें कि राज्यसभा में बुधवार को दिल्ली संशोधन विधेयक पारित हो गया। सदन में विधेयक पेश होने के साथ राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिससे सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा और ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर हुई लंबी बहस के दौरान गर्मा गर्मी का माहौल बना रहा। हालांकि विधेयक पेश करने को लेकर ही पूरा सदन शोर शराबे और हंगामे में डूब गया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ पीठ के समक्ष आकर नारेबाजी की। विधेयक पारित कराने के लिए मत विभाजन की मांग की गई, जिसमें 45 के मुकाबले 83 मतों से विधेयक पारित हो गया। इसके बाद विपक्षी दलों ने सदन में वॉकआउट कर लिया। इसके बाद विधेयक के विभिन्न खंडों को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। कांग्रेस और आप समेत अन्य विपक्षी दलों ने सभापति के आसन के समीप आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संशोधन विधेयक को सरकार व लोकतंत्र विरोधी करार देते हुए इसे तुरंत सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की मांग की। संशोधन कर रहे हैं तो वो सिंपल अमेंडमेंट के जरिए वो बिल नहीं आता है। अब तो संविधान का ही गला घोंट रहे हैं। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल लाना होता है, जो कल मैंने राज्यसभा में नोटिस दिया। रूल 67 के जरिए ये बिल गैर संवैधानिक है और इसको रोका जाए। ये बिल पेश ही नहीं हो सकता क्योंकि ये संविधान संशोधन है। एक बात। दूसरी बात, ये बिल लाया क्यों गया? दिल्ली में एक सरकार काम कर रही है केजरीवाल जी की, जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, फ्री बस की यात्रा, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना करने का काम, ये सारा काम सरकार कर रही है। और एक ऐसी सरकार को आप इसलिए कि 23 साल से चुनाव हार रहे हैं, जो सरकार 2 बार 90% सीटें जीत के आ रही है, 67 और 62 सीटें, आप उसको खत्म कर रहे हैं। देश के संघीय ढांचे का कोई मतलब नहीं, संविधान का कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें जो कि कोरोना वायरस अपडेट्स को लेकर है। जी आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच मिले डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि नए स्ट्रेन के संक्रमण को लेकर चिंता और बढ़ गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग और महाराष्ट्र के नमूनों के विश्लेषण से वायरस में नया म्यूटेशन पाया गया है, जो पहले से मौजूद वेरिएंट से मेल नहीं खाता है। महाराष्ट्र कोरोना से भारत का सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट ही वहां या अन्य राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी का कारण है। भारत में पहले ही ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट के नए मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में भी पाए गए हैं। नए वेरिएंट के मामले सामने आ गए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में 47,262 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल नवंबर के बाद इतने मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,17,00,000 को पार कर गई है। भारत कोरोना से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। पहले पर अमेरिका और दूसरे पर ब्राजील है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना को लेकर फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के 2 जिलों नांदेड़ और बीड़ में बुधवार रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है और इस बीच नासिक से लगे लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक हर शनिवार और रविवार अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और चीजें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक और अति आवश्यक चीजों से जुड़ी सेवाएं सुबह 7 से 9 बजे तक जारी रहेंगी।
जाएगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस से सक्रिय मामले 10 जिलों यानी पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव, अकोला में केंद्रित है। इस 10 जिलों में से 9 जिले महाराष्ट्र और 1 जिला कर्नाटक से है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि फिलहाल भारत में 3,68,457 सक्रिय मामले हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल, ममता बनर्जी लगाएंगी जीत की हैट्रिक। जी हम बात करें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर ने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस पोल में 2016 में हुए चुनाव के मुकाबले में भाजपा को भारी फायदा हो रहा है, तो वहीं टीएमसी को बड़ा नुकसान है। इसके बावजूद टीएमसी सत्ता में वापसी करती दिख रही है और वहीं बीते चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भाजपा इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल इस ओपिनियन पोल के मुताबिक होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को सी वोटर एबीपी न्यूज का ये ओपिनियन पोल कहता है कि राज्य की कुल 294 सीटों में से टीएमसी को 152 में से 168 सीटों पर जीत मिलेगी और साफ है कि टीएमसी बहुमत के आंकड़ों को आसानी से छू रही है और वहीं बीजेपी को 104 में से 120 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 18 में से 20 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 2016 में हुए चुनाव में टीएमसी ने 211, लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन ने 76 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी और इस चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को करीब 50-50 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, जिसका सीधा फायदा करीब 110 सीटों के रूप में भाजपा को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें संजय सिंह ने कहा कि काम करने वाली सरकार को हटाना चाह रही है बीजेपी, सभी दल करें एनसीटी बिल का विरोध। जी हां हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 यानी एनसीटी बिल को लेकर बुधवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में कहा कि सभी एनसीटी के बिल का विरोध सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं क्योंकि ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। संजय सिंह ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 23 साल से हार रही है, अब वो एक ऐसी सरकार को हटाना चाह रही है जिसने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है और बहुमत से जीत भी रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी संशोधन विधेयक 2021 ला रही है। इस विधेयक को लेकर मंगलवार को भी हंगामा हुआ और इसके चलते कई बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। विधेयक पर बुधवार को भी चर्चा कराई जा रही है और इस पर कई दलों के बीच सहमति बनी है। ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। संजय सिंह ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस विषय का उनका नोटिस अभी लंबित है, पहले इस पर विचार होना चाहिए। इस पर उपसभापति ने संजय सिंह को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रस्ताव पेश करने के बाद उनके नोटिस पर विचार कर लिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को घातक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली सरकार के चुने प्रतिनिधियों के अधिकारों पर कब्जा होगा। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि अजान पर आपत्ति के बाद बोले योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, कहा बुर्के से मुस्लिम महिलाओं को दिलाएंगे मुक्ति। जी हम बात करें कि मस्जिदों पर होने वाली अजान को लेकर आपत्ति जताने वाले योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अब बुर्के को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राज्य मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार व कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर पाबंदी है और ये अमानवीय व्यवहार का कुप्रथा है। खबरों के मुताबिक राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि विकसित सोच वाले लोग ना तो बुर्का पहन रहे हैं और ना ही इसे बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं अब इस कुप्रथा से भी देश के मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई जाएगी। कहा कि जैसे 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई गई, वैसे ही इससे भी मुक्ति दिलाई जाएगी। इससे पहले योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने भी लाउडस्पीकर की आवाज पर आपत्ति जताते हुए बलिया जिले के जिलाधिकारी को 2 पन्ने की एक चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में कहा गया था कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से की जाने वाली तकरीरें जो उन्हें योग पूजा आदि करने में दिक्कत होती है। कहा कि लाउडस्पीकरों की ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेशों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि विद्यालय के प्रबंधक छात्र छात्राओं की तरफ से ये शिकायत की जा रही थी कि उनके गांव
गांव मोहल्लों के बाहर मस्जिदों से दिन भर विभिन्न प्रकार के अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इससे अनेक तरह की परेशानियां लोगों को हो रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने बताया कि उनके घर के पास ही एक मस्जिद है, यहाँ से दिन भर चंदा देने का संदेश प्रसारित किया जाता है। कहा कि लाउड स्पीकरों की आवाज से छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन की बात कही है और कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउड स्पीकर की ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउड स्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं बीजेपी के नेता बोले, कहा केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। जी हम बात करें कि केरल में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिस वजह से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हुई हैं। बीजेपी ने भी इस बार सत्ता की चाबी पाने के लिए मेट्रोमैन ई श्रीधरन को मैदान में उतारा, लेकिन एक बड़े नेता के बयान से पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है। इसी बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी चुटकी ली है। जी आपको बता दें कि कुछ मीडिया के अनुसार बीजेपी नेता राजगोपाल का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उनसे पूछा गया कि केरल में बीजेपी अपना राजनीतिक स्थान बनाने में क्यों सक्षम नहीं है। हरियाणा और त्रिपुरा में पार्टी का कोई खास वजूद नहीं था, लेकिन वहां पर सरकार बन गई। इसके अलावा बंगाल में भी बहुत ही कम समय में बीजेपी ने खास जगह बना ली है। इस पर राजगोपाल ने कहा कि केरल एक अलग तरह का प्रदेश है, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ नहीं मजबूत होने के कई कारण हैं। एक बड़े कारण का जिक्र करते हुए राजगोपाल ने कहा कि राज्य की साक्षरता दर 90% है। यहाँ के लोग तार्किक हैं, साथ ही हर मुद्दे पर सोचते हैं। ये शिक्षित लोगों की आदतें होती हैं। वहीं केरल में 55% हिंदू और 45% अल्पसंख्यक हैं। इन सब वजहों से केरल के हालात अलग हैं, जिस वजह से दूसरे राज्यों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी बीजेपी बेहतर ढंग से काम करते हुए आगे बढ़ रही है। वैसे तो शुरू में इस बयान पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे लपक लिया और उन्होंने इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि ये अद्भुत है कि मेरे अच्छे दोस्त और पूर्व प्रतिद्वंदी और राजगोपाल ने इंटरव्यू में इस बात को खुलकर कहा। एक बीजेपी नेता ने माना कि केरल के लोग बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देते क्योंकि वे शिक्षित और सोच सकते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें जो कि टीआरपी मामले को लेकर है। जी आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत। अब पुलिस को गिरफ्तारी से पहले देना होगा 3 दिन का नोटिस। जी हम बात करें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के मामले में बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत लगती है तो 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। हाई कोर्ट ने ये निर्देश टीआरपी मामले में सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद रिपब्लिक टीवी के संपादक को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मुंबई पुलिस अब अर्नब गोस्वामी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अगर पुलिस को उनको गिरफ्तार करना होगा तो अब 3 दिन पहले नोटिस जारी कर जानकारी देनी होगी। जस्टिस एस शिंदे का अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया है। इससे पहले टीआरपी मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने बिना बहस के केस को स्थगित कर दिया था, क्योंकि रिपब्लिक टीवी के वकील हरीश साल्वे अदालत में पेश नहीं हो सके और दूसरे सीनियर वकील भी किसी वजह से कोर्ट नहीं आ पाए थे। टीआरपी घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि 3 महीने से जांच चलने के बावजूद उनके पास कोई रिकॉर्ड पर सबूत नहीं है, जिससे अर्नब गोस्वामी और एआरजी आउटलियर मीडिया को टीआरपी स्कैम में आरोपी बनाया जा सके। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि अनिल देशमुख वसूली केस को लेकर है। जी हां आपको बता दें कि फडणवीस ने गृह सचिव को सौंपे सबूत। संजय राउत बोले हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। जी हां आपको बता दें कि महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह सचिव को सबूत सौंपे। देवेंद्र फडणवीस ने अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर होम सेक्रेटरी से
सीबीआई जांच की मांग की। देवेंद्र फडणवीस के होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से मुलाकात के बाद शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह रावत का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस कागज लेकर घूमने दीजिए, जब तक हमारे पास बहुमत है कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। संजय राउत बोले कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने की वजह से परेशान हैं। वे अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये सारी हरकतें करते हैं। जो करने दीजिए, जो जांच होने दीजिए, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में संजय राउत ने कहा कि विपक्ष का काम है स्कैम बोलना, आरोप लगाना, तो उन्हें करने दीजिए। वो हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के आरोपों की सीबीआई जांच पर संजय राउत ने कहा कि सीबीआई तो उनके घर की बात है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सब उनके हाथ में है, तो उनको घर घर खेलने दीजिए। और अगर सीबीआई जांच होती भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके दिखाए गए सबूतों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय राउत ने कहा कि जो पेपर उनके यानी देवेंद्र फडणवीस के पास है उसमें कोई दम नहीं है, तो इसलिए जांच होने दीजिए। वह देवेंद्र फडणवीस परेशानी में है तो उन्हें करने दो जो करना है। उनकी सरकार नहीं बनी तो ना ऐसी हरकतें, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में तो हर कोई सीएम और पीएम बनना चाहता है, किसी को गृह मंत्री बनना होता है और किसी को राष्ट्रपति, लेकिन आज के वक्त में महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, वो भी बहुमत के साथ। इसलिए दिल्ली वाले कितनी कोशिश कर ले, बहुमत वाली सरकार को नहीं गिरा सकते हैं। चाहे वह देवेंद्र फडणवीस या गृह मंत्री के पास जाएं या प्रधानमंत्री के पास, जब तक हमारे पास बहुमत है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों में अगली बड़ी खबर है बिहार से। जी हां, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का ऐलान, कहा कल की घटना के लिए सीएम नीतीश कुमार मांगे माफी, नहीं तो 5 साल तक विधानसभा का करेंगे बहिष्कार। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा में मंगलवार शाम हंगामे और विपक्षी दलों के विधायकों को सदन से बाहर निकालने के दौरान हुए दुर्व्यवहार को लेकर राजद यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब तक विधायकों की पिटाई करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वे और विपक्ष के तमाम विधायक सदन में नहीं जाएंगे। पूरा विपक्ष अगले 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री को नीलज कुमार का नाम देते हुए कहा कि जान लें कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। कहा कि विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ दुर्व्यवहार को कभी नहीं भुलाया जाएगा। कहा कि विधानसभा में घटी शर्मनाक घटना के बाद नीतीश कुमार नृत्य संगीत का आनंद उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की जनता इस घटना को भूलने वाली नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों को बर्बर तरीके से पीट कर पुलिस के सहारे पुलिस बिल पास कराया गया। कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो कलंक की परंपरा शुरू कराई है उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। कहा कि नीतीश कुमार जी को पता है कि एक दिन सरकार बदलेगी और कहा कि वो भी दिन आएगा कि यही पुलिस नीतीश कुमार को घर में घुसकर पीटेगी। उन्हें तब याद आएगा कि उन्होंने किस निर्लज परंपरा की शुरुआत की थी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कल विधानसभा में जो कुछ हुआ वह सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश के निर्देश पर हुआ। कहा कि पूरा देश नीतीश कुमार को कोस रहा है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए बवाल के बाद आज विपक्ष ने विधानसभा का बायकॉट किया है। विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। बिना विपक्ष के विधानसभा की कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ बाहर विपक्षी विधायकों ने समानांतर सत्र चलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने विधानसभा में अपने उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार भूदेव चौधरी को अध्यक्ष चुन लिया है। उन्होंने आगे मुख्यमंत्री चुनने की भी बात कही है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भारी गिरावट। जाने क्या रह गए हैं रेट। जी हम बात करें कि सोने एवं चांदी के हाजिर कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम में 149 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इससे दिल्ली में सोने का मूल्य 44,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 44,499 रुपए प्रति 10
क्रम पर रहा था। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक स्तर पर रात के सत्र में मूल्यवान धातुओं की कीमतों में कमी से राष्ट्रीय राजधानी में सोने एवं चांदी के दाम में ये उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि आज का मौसम यानी 25 मार्च को मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश के आसार। जी हम बात करें कि देश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को मौसम ने करवट ली और बारिश हुई। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। और वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी भी होने के आसार हैं। IMD के अनुसार 24 मार्च को मध्य और पश्चिमी भारत के अधिकांश में बारिश हो सकती है और इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज गरज के साथ तूफान भी आने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।